इससे महसूस नहीं करेंगे कि रेवेन्यू साइड में प्रैक्टिस करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप इसकी बेसिक बात को समझ जाएंगे। सम्मानित सदस्यों, मेरे जूनियर अधिवक्ता साथियों, हमारे बीच में हमारे समकक्ष अरुण सक्सेना जी भी बैठे हैं, धर्मवीर देवी जी भी बैठे हैं। सब अच्छी तरह रेवेन्यू लॉ को जानते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं। तो ऐसा कोई मत अपने मन में लाए कि हम रेवेन्यू साइड पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा कठिनाई आती है। उसके लिए आपको समझना है, बड़ा सिंपल है। देखिए, रेवेन्यू साइड के अंदर भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। कालांतर में बहुत पहले भारत सरकार जो है कृषि प्रधान, हमारा मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। इसीलिए जो सारे कानून हमारे बनते हैं वो बेस जो है कृषि पर है। तो उसी में किसानों को किस प्रकार लाभ दिया जा सके, किस प्रकार उनको मध्यवर्ती जमींदारों से और राज्य सरकार से वंचित अधिकारों से योग्य बनाया जाए, इसी को ही रेवेन्यू लॉ कहते हैं। और इसी कारण ही, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रेवेन्यू लॉ बना है। इसके अंदर सबसे पहले हमको ये जानकारी मौखिक चाहिए, मोटी मोटी चाहिए कि वैसे तो सिविल न्यायालय में आप जाएंगे या फौजदारी में जाएंगे तो आपको 10-10, 15-15 अधिनियम, नियम, कानून पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। ये मत सोचिए कि यहाँ भी एक किताब उठाई और काम हो गया, नहीं। यहाँ भी अब देखे जाए तो 17, 18, 19 कानून है जिसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम रेवेन्यू साइड में प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी समस्याओं का हल कर पाएंगे। सबसे पहले 1901 हमारा एक एक्ट बना जिसको हम कहते हैं भू राजस्व अधिनियम 1901। बहुत पहला 1901 का है। आज कितने साल हो गए उसको बने। देखिए कितना महत्वपूर्ण कानून बना होगा जिसमें आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुए, जिससे एक्ट की परिभाषा बदलती हो, एक्ट का उद्देश्य बदलता हो। तो ऐसा कानून जो बन के गया, जो आज भी है, और मैं आपको अवगत करा दूं कि यही कानून है जिसके तहत हमारे सारे राजस्व अधिकारी जो हैं अधिकार प्राप्त करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। डीएम, एसडीएम जो भी है, ये तहसीलदार, अपर तहसीलदार, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसी कानून के तहत बनाए जाते हैं, इसी कानून के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जब हम राजस्व अधिनियम 1901 की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी भारी परेशानी उत्पन्न होती है जो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। देखिए 1901 को जो कानून बना वो पूरे उत्तर प्रदेश, हम उस समय उत्तर प्रदेश में थे, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। उसे यथावत हमने उत्तराखंड राज्य में भी लागू कर दिया। पर आज की जो हमको विधि की बुक मिलती है, सामान्य सदस्यों चाहे नोट कर ले, वो थोड़ी विरोधाभासी हो जाती है कि जो कानून 1901 में लागू था और जो कानून 1950 तक लागू रहा, उसकी किताबें ही नहीं मिलती आपको। आज आपको जो किताबें मिल रही हैं वो संशोधित किताबें मिल रही हैं, जिसमें 1950 जब हमारा झंडे एक्ट हुआ तो बहुत सारे सेक्शन उसमें से हटा दिए गए और उसकी जगह पे झंडे के सेक्शन के तहत काम हुआ। तो आज जब हम किताब खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको क्या पता लगता है कि जब ये जो भू राजस्व अधिनियम है ये 2 हिस्सों में बढ़ गया है। पर हमारे नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनको पता ही नहीं लगता कि भाई कौन सी किताब लें, कौन सी हम करें। उसमें तो धाराएं
आप जो नई किताब है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं खोजबीन करके लाया हूँ, जो आपकी जानकारी में बहुत जरूरी है। सारी बाहर निकाल दो ना। हाँ, देखिए ये है लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब इसके अंदर आप देखेंगे, हालांकि बहुत पुरानी किताब है, इसके अंदर भी वो सेक्शन नहीं है जो पुराने पूरे रेवेन्यू एक्ट 1901 पर लागू थे, वो आज भी लागू है, इस क्षेत्र में लागू है। अभी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उस पर आपको प्रकाश डाल रहा हूँ कि नॉन जेडे एरिया, जिसको हम नॉन जेडे कहते हैं, मैं समझाऊंगा आपको क्या है नॉन जेडे। नॉन जेडे के अंदर जो एलआर एक्ट एप्लीकेबल है वो इन किताबों में नहीं है। वो बहुत कम किताबें उपलब्ध हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे, ये मिल गया देखिए, वैसे इतनी पतली सी किताब है जो पूरी है, इतनी है, और ये इतनी मोटी सी किताब है, या इतनी मोटी मैं और भी लाऊं तो आपको इसमें और इसमें परिवर्तन मिलेगा। ये वो किताब है जो आज भी पूरी तरह लागू है। उसे आप जेडे क्षेत्र कह लो, नॉन जेडे कह लो, पर नॉन जेडे और जेडे के अंदर यही फर्क आपको पहला समझना पड़ेगा कि नॉन जेडे क्षेत्र के अंदर ये पूरी किताब एप्लीकेबल है। इसके अंदर हमको जब समझना है तो इसके अंदर क्या करा कि जब जेडे एप्लीकेबल हुआ 1950 में, तो इसके बहुत सारे सेक्शन, एक आध चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया। पर जब नॉन जेडे की बात आएगी तो नॉन जेडे के अंदर वो सारे, मैं ज्यादा लंबा उदाहरण न देकर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। है क्या, इसके अंदर आप सब लोग, ये तो मोटा मोटा आपको पता लग गया होगा कि नॉन जेडे का जो म्यूटेशन है, जो कि नए अधिवक्ता बैठते हैं उनको जेडे और नॉन जेडे है कि कहाँ, वो तो डीएम के चलेगा, वो तो हेयर चलेगा, कानून अपनी जात है। पर नॉन जेडे के और इसके मोटा जो फर्क है, समझ लीजिए पहले कि नॉन जेडे के अंदर, क्योंकि ऐसे हमारे अधिकार अभिलेख बने हुए थे जिसमें हमको राइट मिलता था मालिकाना अधिकार। वो जो पहला हमारा एलआर एक्ट है, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसमें मालिकाना अधिकार होते थे। यहाँ हमको जेडे के बाद अधिकार मिलते हैं, भूमिधरी अधिकार, सीटदारी अधिकार, इस तरह के अधिकार मिलते हैं। यहाँ हमको जमींदारी अधिकार, यानी जो मालिक होते थे, तो उसके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी टफ बनाई गई। तो उसमें क्या होता था कि जैसे म्यूटेशन आपने करा, तो पहला जो म्यूटेशन होता था वो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी न होकर, पहले ये जो मुकदमे हमारे म्यूटेशन के चलते थे, ये द्वितीय श्रेणी के अंदर चलते थे। और उस द्वितीय श्रेणी वाले अधिकारी को भी क्या अधिकार था कि वो जब तक 2.5 साल की प्रैक्टिस ना कर ले, है तो आज भी लागू है, वो मुकदमे, आपके म्यूटेशन के मुकदमे नहीं सुन सकता। इसके अंदर क्योंकि अधिकार मिल रहे हैं, मालिकाना अधिकार मिल रहे हैं, इसलिए उसमें क्या रखा गया, जैसे हम जेडे वाली, क्योंकि आप लोगों के तो पक्ष में दिमाग में एक ही है कानून बना हुआ कि भाई एलआर एक्ट है, इसके परिणाम लागू होंगे। आप इस वाली किताब को उठाते हो तो इसके अंदर क्या है कि आप रेस्टोरेशन डालते हो 201 को, इसमें भी है। पर अपील जब आप करते हो, तो फर्स्ट अपील इसके अंदर पहले सिर्फ डीएम को पावर थी, अब कलेक्टर और हमारे
जो प्रज्ञा अधिकारी है, सहायक वो एसडीएम होते उनको था। इसके अंदर कितना महत्व दिया गया था, इतना महत्व दिया गया था कि फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और थर्ड अपील का प्रावधान था। कारण था उसका कि वो अधिकार जो हमको मिल रहे थे, वो मालिकाना अधिकार मिल रहे थे, उसमें डीएम समझ लो सबसे लोएस्ट अधिकारी था। उसकी अपील फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक तीसरी अपील। आज हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट चले जाते हैं तो इसके अंदर तीन, फिर जेडे एप्लीकेबल होने से इसके वो सेक्शन जो हम नीलामी देखते हैं, नीलामी पता क्या इस बार की नीलामी जो लगान की वसूली के तहत की जाती है, उस लगान की वसूली की कार्रवाई का पूरा चैप्टर इसके अंदर दिया गया था। अब जेडे एप्लीकेबल होने से उन्होंने इसमें से वो चैप्टर हटा दिया, पर आज भी नॉन जेडे क्षेत्र के अंदर यह जो आपका LR एक्ट है, मेरे समाजी सदस्यों खासकर जूनियर, ये अपनी लाइब्रेरी में रख लें, पुराना LR अवश्य रख लें, इसका बड़ा महत्व है। अगर इसको आप नजरअंदाज करके ये नए एक्ट को लेके जो आज भी चल रहा है, क्योंकि पब्लिशर छापते हैं जो मतलब की चीज़ें हैं, छाप दी, जहाँ इसकी ज़्यादा डिमांड है वो छाप दिया, पर ये कानून जब तक हम मिल के नहीं करेंगे, हम रेडियो के अंदर सक्सेसफुल नहीं होंगे। और हमें पहला सब्जेक्ट जो आज है जेडे नॉन जेडे को ही नहीं पहचान पाएंगे। देखिए थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं, नॉन जेडे क्षेत्र कह लो आप उसे, या जमींदारा क्षेत्र, मैंने जमींदार शब्द बोला नहीं, नॉन शब्द लग गया तो नॉन जमींदार, मैंने जिसमें जमींदारा खत्म हो गया उसे कहते हैं नॉन जेडे। तो इसके अंदर क्या है कि जब हम समझते हैं कि नॉन जेडे है तो पूरा जेडे एप्लीकेबल हो गया, जेडे की पूरा नॉन जेडे में पूरा कौन कौन से कानून लागू हो गए, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला कानून कि पूरा भू राजस्व अधिनियम ये लागू हुआ, पूरा लागू है। ये किस एरिया में है उनमें अभी बताऊंगा कहाँ जेडे और कहाँ नॉन जेडे। सेकंड, इस कानून के अंदर नॉन जेडे के अंदर कौन कौन से कानून है। पहला तेरा उसे कहते हैं टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम। क्यों, मैंने आपको बताया कि हमारे सारे कानून जो है काश्तकारों के लिए, कृषि संबंधी कानून, टेनेंसी एक्ट कहते हैं काश्तकारी अधिनियम। तो काश्तकारी अधिनियम 1939 वो एप्लीकेबल है जेडे से पहले, और आज भी जो जेडे क्षेत्र नहीं है, नॉन जेडे है, उसमें आज काश्तकारी अधिनियम लागू है। तो आपको अगर नॉन जेडे की प्रैक्टिस करनी है, नॉन जेडे को जानना है, तो आपको काश्तकारी अधिनियम, इन सब की जड़ कौन है, चाहे वो जेडे हो चाहे नॉन जेडे हो, जड़ कौन है, जड़ है राजस्व अभिलेख। आप खसरा खतौनी तो सुन लिया आपने, केवल महाल ये शब्द भी आपको सुनने पड़ेंगे, खुदकाश, सील, ये जो शब्द हैं ये आपको जेडे में भी मिलेंगे, पर इनका महत्व क्या है, ये हमको कौन सा कानून है, कौन सा ऐसा कानून है जिसको हम बिना जाने रेवेन्यू के अंदर ना कसरा जानेंगे, ना खतौनी जानेंगे, ना केवल जानेंगे, ना कुछ जानेंगे। तो वो कौन सा, वो कानून कौन सा है जिसको सबसे पहले आपको देखना है, उसका मैं आपको दिखा दूं। उसको कहते हैं भूमि लेख नियमावली, बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट कर लें। भूमि लेख नियमावली, इसमें क्या है, यूपी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, इसके अंदर जो भी आप खसरा खतौनी महाल केवल जो भी शब्द है वो सारे के सारे किस प्रकार बनेंगे, क्या उनका महत्व होगा, क्या उनकी एंट्री होगी, किस तरह उनका बनेगा, सारा प्रारूप, सारा उसका हो। और यह कानून ऐसा है जो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड है क्या उसको समझाता है।
तो ये भूले नियमावली या रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनुअल सबसे पहला हमारा अधिकार है, कानून है। कानून क्या है? नियमावली है। इसको हम नियमावली जब शब्द आता है तो इसमें नियमावली है, इसमें प्रारूप दिए हैं कि खसरा कैसे बनेगा, कचौड़ी कैसे बनेगी। अब फर्क यहीं से फर्क शुरू हो जाएगा जैसे और नॉन जैसे। जो मेरे सम्मानित सदस्य रेवेन्यू में प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत तो उसको पूरा ध्यान होगा, पर आज मैं तो ये समझ के कर रहा हूँ कि मेरे जूनियर अधिवक्ता जो आए हैं इसके अंदर आपको देखेंगे कि एक धारा तो है लगातार चल रही है 1 से 200, 120, 120, वो तो है क्या? पुराने कानून के सूत्र, जो पुराना अधिकार थे हमारे, उसके अनुसार जो अधिकार तैयार हो रहा था उसको पूरा परिच्छेद जो है उसको आपको देखेंगे 287 है, 288 है, 280। अब जेडे जहाँ एप्लीकेबल हो गया, जहाँ जेडे एप्लीकेबल हो गया, तो उसको समझने के लिए इस नियमावली के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करा, 105 ए जोड़ दिया उसके आगे, ए 105, ए 120, जहाँ ए शब्द लग गया वो आपको जेडे बताएगा, जेडे। और जहाँ नहीं लगा ए या आ है, हो सकता है का, हो सकता है ए, मैंने उसके आगे उन्होंने ए शब्द का, आपको अगर गौर से देखना है तो आप देख सकते हैं उसके आगे आपको ये चीजें देगी। उसमें ए जहाँ जुड़ गया तो वो तो हो गया जेडे वाला, क्योंकि जेडे के प्रावधानों से तहत जो हमारा अधिकार बनेगा उसमें ए शब्द आएगा इसके अंदर अधिकार के अंदर। तो दोनों में आज की तारीख में तो दिखेगा ए कौन सा है, टी कौन सा। और जो पूरा का पूरा अधिकार है पुराना, उसके अंदर पूरी संख्या लिखी होगी, उसके आगे ए नहीं होगा, ना ए होगा, ना का होगा, ना कुछ होगा। तो ए शब्द जहाँ जुड़ जाएगा वो नॉन जेडे नहीं, वो जेडे हो जाएगा। ये नोट कर ले, ये बहुत काम की चीज है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसको खोलेंगे, इसमें प्रारूप अलग अलग है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई टेनेंसी एक्ट जो है हमारे पास कौन सा लागू होता है, तो दो है, एक अवल वाला है, एक आगरा वाला। टेनेंसी एक्ट में आकाशकारी अधिनियम, इसके अंदर दोनों के प्रावधान दिए, अवल वाले भी दिए हैं, आगरा वाले भी दिए हैं, जेडे के भी दिए हैं, नॉन जेडे के भी दिए हैं। तो हमारे इस एरिया के अंदर आगरा टेनेंसी एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। जब आप गौर से पढ़ोगे तो आपको आगरा टेनेंसी एक्ट के प्रावधान से तैयार किया गया राजस्व अभिलेख आपको देखना है, सुनना है। जो यहाँ का अभिलेख आपको मिलेगा वो मिलेगा। अब देखिए फर्क आता है, आपने कभी रिकॉर्ड रूम में गए होंगे, सामने आता है तो चाहे खतौनी ले लो चाहे केवल ले लो, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, नाम मालकान। शब्द का प्रयोग होता है नाम मालकान, रेस्ट कहते हैं, पुराने राग है इसके, नाम मालकान। तो नाम मालकान का मतलब ही समझ लो आप, मालकान मालिक। तो जमींदार का नाम होता था इस जो भी उस जमीन का, उस खेवट का, और खेवटदार सेकंड आता था खेवटदार। देखिए बड़ा महत्व है इसके अंदर। क्या महत्व है कि खेवट आज की तारीख में, मैं मेरे क्योंकि आपने सब्जेक्ट में जोड़ दिया, परेशानियां दी हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में खेवट को, खेवट के अंदर क्या होता है, हिस्सा होता है, 10 आदमी हैं तो उनके हिस्से हैं। और क्योंकि मालकाना अधिकार है तो हिस्सों की बाबत में कोई भी लड़ाई है उसका जुडिक्शन जो है रेवेन्यू कोर्ट को नहीं है। सुन ले, बड़ा समझने वाली बात। अगर मालकान शब्द के बारे में खेवट में हिस्सेदारों का कोई झगड़ा है तो विरासत तो दर्ज हो सकती है। अगर मैं कहूं कि इसमें मेरा 10 नहीं, मेरा 15 हिस्सा या क्या है, मैं इसका मालिक हूँ, खेवटदार हूँ, मैं भी इसका संयुक्त खेवटदार हूँ, तो वो निर्णय जो होगा, क्योंकि मालिकाना अधिकार है, वो सिविल से होगा। तो यहाँ क्या फर्क हो गया कि आप जो नए हमारे साथी हैं, जो हमारे पुराने साथी भी हैं बीच के, वो इस बात को नहीं समझ रहे। वो होता क्या है, ऑर्डर तो
खेवट का होता है, खतौनी में दर्ज हो जाता है। खतौनी में हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज, खेवट के अंदर कोई खसरा नंबर होता ही नहीं, ये भी समझ लें आप। हिस्सा होता है, 50 आदमियों के नाम होंगे, इसमें हिस्सा होगा, उसका इतना हिस्सा, उसका इतना हिस्सा, उसका इतना। खतौनी के अंदर आपका खसरा नंबर होगा, एरिया होगा, सब कुछ होगा। क्यों होगा? उसमें जमींदार की क्या कास्ट है, जमींदार किस हैसियत से उस जमीन को धारण करके रखा है, फुल कास्ट है, सील है। ये जब आपको डिटेल पढ़ोगे बहुत लंबा कह रहा है। अगर मैं पूरी आपको बताना शुरू कर दूँ तो मुझे दिख रहा है 12 घंटे या 14 घंटे का लेक्चर है। मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे पता है बोर हो जाओगे। ऐसा है। तो मैंने क्या बताया कि खेवट के अंदर आजकल क्या होता है कि जाते हैं डीएम के यहाँ, खेवट के अंदर म्यूटेशन मांगते हैं और खतौनी लगाते हैं वहां। खतौनी के अंदर ऊपर तो लिखा है मार्का, खतौनी कौन सी खेवट का भाग है, इस खेवट में कितने हिस्सेदार हैं, खेवट का म्यूटेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें भूलेख नियमावली रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू आपका अधिनियम जो मैंने 1901 बताया, वो पूरा जब आप पढ़ोगे, पूरे वाला छोटा वाला देखने में पतली सी किताब है। ये बड़ी मोटी किताब, इससे भी इतनी मोटी होगी ये किताबें। जब इनका फर्क समझोगे तो आपको ये भी फर्क आ जाएगा कि आज की तारीख में बड़ा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड दूषित कर दिया गया। जो म्यूटेशन खेवट में होने चाहिए थे, खेवट का म्यूटेशन खतौनियों में किया जा रहा है, जिसके अंदर खसरा नंबर लिखे जा रहे हैं। अरे बाबा, खेवट के अंदर खसरा नंबर होता ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, ये जुडिशल भी सिविल कोड को है। तो अब हमारे सामने पहला चैप्टर जो आपका आया, रेवेन्यू एक्ट 1901 और उसकी क्या क्या चीजें हैं उसमें आपकी आएंगी। मैंने आपको बताया जमींदारी क्षेत्र 1901-1950 तक लागू, नॉन जैगेज क्षेत्र, देखिए 1950 तक की बात करी है मैंने। नॉन जैगेज क्षेत्र जो है उसका जो है पुराना वाला मैंने कहा, ये वाला जो है LR एक्ट का ध्यान रखना है। मैंने इसके अंदर छोड़ोगे तो आज की तारीख में आप फर्स्ट अपील क्या कर दोगे, फर्स्ट अपील 3 आधार, बड़ा फर्क है। जब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा तो लंबा काम है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील, इसमें हर चीज परिवर्तन है। हर चीज की सेकंड अपील नहीं होती है, हर चीज की थर्ड अपील नहीं होती। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पर है तो जब हम फर्स्ट अपील तो जरूर मान ली जाता है कि हमारे झंडे वाले क्षेत्र में है कि फर्स्ट अपील करती, SDM क्या करती या DM क्या करती। पर जब इस पुराने एक्ट पे लेंगे तो इसके अंदर कौन से आधार पर हम फर्स्ट अपील करेंगे, कौन से आधार पर हम सेकंड अपील करेंगे, कौन से आधार पर हम जाएंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थर्ड अपील। आज की तारीख में हम फर्स्ट अपील में चल जाते हैं, रिवीजन करके चले जाते हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें दी हैं। तो इसके अंदर जैडे वाला जो नियम है उसको सिर्फ आप जैडे क्षेत्र में ही पढ़ें। नॉन जैडे जब आपके सामने आएगा तो नॉन जैडे के अंदर LR एक्ट भी बदल जाएगा। और उसके अंदर आप जब सीखते जाओगे तो मैंने 2 महत्वपूर्ण बताए। एक तो जब आपकी जमीन नीलाम हो रही है, इस वो जो कहते हैं ना लगान भी पकाया के साथ, या कोई गवर्नमेंट का लोन है नहीं चुकाया, तो अगर अब क्षेत्र, अब मैं डिटेल पे आऊँगा कि नॉन जैडे क्षेत्र है क्या, कौन सा क्षेत्र को हम जैडे नॉन जैडे मानेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। आप अठाओ खसरा लिखा होता है नॉन जैडे, आगे जरा सा छोटा सा, बाकी पूरा खसरा लिखा है मीटर, एक आधे नंबर पे आगे लिखोगे लिखा हुआ है नॉन जैडे। तो है क्या भाई वो बोला, वो क्या बोला है, पहले तो सारी जमीन नॉन जैडे, जैडे एप्लीकेबल उनसे पहले नॉन जैडे थी सारी जमीन। मैंने जिस पर जैडे एप्लीकेबल नहीं हुआ वो नॉन जैडे है ना, मोटी सी बात। जिस पर जैडे एप्लीकेबल हो गया वो जैडे है। तो जैडे को तो लिखते नहीं नॉन जैडे क्योंकि रहा, क्योंकि
ये अब मैं आपको बताऊंगा नॉन कैंडिडेट कैसे हुआ। तो सबसे पहले नॉन कैंडिडेट क्षेत्र कौन सा है? बात छोटी सी है। नॉन कैंडिडेट क्या मैं हिंदी में उसको बता दूं आपको, एक क्षेत्र को जिस पर जमींदारा लागू है उसको कहते हैं नॉन कैंडिडेट। जिस पर जमींदारा लागू है, जमींदारा मैंने जो हमारे मालिकाना अधिकार वाले अधिकार हैं वो लागू हैं, वो है नॉन कैंडिडेट। दूसरा, जिस पर जेडे एप्लीकेबल हो गया। क्या हुआ जेडे एप्लीकेबल होने से? जेडे एप्लीकेबल होने से एक तो है गवर्नमेंट है, एक है खासकर, एक बीच की श्रेणी वो है जमींदार, उसको कहते हैं मध्यवर्ती। जमींदार गवर्नमेंट का एक वो होता है जिसको गवर्नमेंट ने अधिकार दे रखे हैं, वो काश्तकार को जमीन देता है, उससे लगान वसूलता है, पैसा वसूलता है, जैसे शक्ति करता है, सब कुछ करता है, फसल उठा के लिया जाएगा सब, और जाके राज्य सरकार को, जिसकी भी सरकार होती थी उसको वो जितना उसका लगान होता था या कुछ भी वो उसको देता था, तो उसको कहते हैं मध्यवर्ती। तो तीन आदमी हुए बाकी, कौन? पहला जमींदार, दूसरा कौन हुआ? पहला हुआ सरकार, दूसरी हुई जमींदार, तीसरा हुआ हमारा काश्तकार। जो काश्तकार है वो बेचारा पिसता था। गवर्नमेंट कहती थी जमींदार को आज तेरा लगान हमने 100 गुना बढ़ा दिया, वो क्या करता था? वो काश्तकारों को करता था, उनको बेचारे को उनकी फसल उठा के ले जाता था, सब करता था। तो ये सारी जब चीजें आई तो तभी जमींदारा विनाश, ताकि ये जमींदारों को हटाओ, सीधा सीधा गवर्नमेंट और काश्तकार ये दो रह जाए, तो इसको कहते हैं जैटे। जैटे मैंने जहाँ जमींदारा खत्म, अविनाश, विनाश हो गया, जहाँ अविनाश जहाँ शब्द आएगा नॉन जैटे, जहाँ विनाश शब्द आ जाएगा जमींदारी विनाश, जहाँ जमींदारी को समाप्त कर दिया गया है वो हो गया आपका जैटे, और जहाँ जमींदारी अविनाश, जिसका विनाश ही नहीं हुआ, तो वो हो गया नॉन जैटे। अब ये क्षेत्र थोड़ा सा समझने की बात अब आई कि भाई जैटे भी हो गया, नॉन जैटे। देखिए मेन क्या है, पहले राज्य सरकारों की जमीन होती थी या जमींदारों की जमीन होती थी, काश्तकारों का कोई लेना देना नहीं था। पहला ऑर्डर, पहला जो काश्तकारों के लिए नियम बना कि वो बना 13/1939 LNC एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, जिसमें काश्तकारों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। वो अधिकार मिले, वही अधिकार लंबे समय तक चलते रहे। कहाँ 1939 और कहाँ 1950। 1950 में आके जब ये जमींदारा विनाश हुआ, मैंने जैटे हुआ था, तो इसके अंदर क्या हुआ कि बीच का जो मध्यवर्ती है उसको समाप्त किया। अब जैटे एप्लीकेबल कर दिया। माननीय सदस्यों, जैटे को समझने के लिए एक एरिया तो मैंने बता दिया कि 50 से पहले तो सारी नॉन जैटे है। अब जैटे एप्लीकेबल होने से कौन सी जमीन जैटे में रहेगी, कौन सी नॉन जैटे में रहेगी, इसको थोड़ा सा है, तो बड़ा बड़ा सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे सम्मानित सदस्यों, खासकर जूनियर, जैटे आपने कभी पढ़ा? देखिए कोई भी धारा, कोई भी एक्ट पढ़े, उस एक्ट को पढ़ने से पहले उसकी प्रेम्बल जरूर पढ़े। उसकी प्रेम्बल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेम्बल में आपको दो चीजें पता लगती हैं। पहली क्या पता लगती है? उद्देश्य क्या था इस कानून को लागू करने का। जो भी कर, चाहे वो सिविल का हो, कोई भी हो, आपका एविडेंस एक्ट हो, फौजदारी का कानून, जो अभी नए आपके फौजदारी के कानून आए हैं, गवर्नमेंट ने उसका अपना बताया है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने चाहते हैं समानता बनी रहेगी। अब क्वेश्चन आया यहाँ, जैटे एप्लीकेबल होने के लिए सरकार आजाद हुई 1947 हुई है, तो सर राज्य गवर्नमेंट अंग्रेज थे, अंग्रेजों के टाइम के कानून है 1901 1939 बता दिया ना। और बाकी भी है
ये सब पुराने कानून हैं और भी बहुत सारे पुराने कानून हैं। उनके अंदर ऐसे कानूनों को रखा गया। अब क्या रखा गया, प्रेम्बल को पढ़िए। प्रेम्बल में अंदर यही आया है कि मध्यवर्ती शोषण करते थे उसको हटाना है। अब कौन सा एरिया जेडी रखेंगे, कौन सा नॉन जेडी रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तारीख बताने जा रहा हूँ और परेशानियां आपके सामने क्या आएगी वो बताऊंगा। पहली तारीख याद कर, नोट कर ले अपने अपने और इसकी प्रेम्बल में ढूंढ लेना। पहला का फर्क 7 जुलाई 1949 एक ऐसा तारीख आपको दे दी गई है, 7 जुलाई 1949। अभी देखिए मुझे आगे लाना पड़ेगा, मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया है। आपने ये लिखा कि क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या डिविजन है, क्या क्या है। जब मैं वहां पर आऊंगा तब बात दूसरी है। यहाँ 7 जुलाई 1949 क्या है। 7 जुलाई 1949 उन्होंने एक जर्नल पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उस समय कानून उत्तर प्रदेश में था। मैं सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में भी सरकारी वकील रहा हूँ, तो मुझे जो भी है मेरे गुरुओं ने, मेरे सीनियर ने मुझे जो ज्ञान दिया वही आपको दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो आप इंग्लिश कमजोर है पहले बता दूँ, तो इसमें दो राय नहीं है। इंग्लिश बोलने समझ लूँगा, लिखा पढ़ने में कमजोर, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मत सोचो कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वकालत नहीं कर सकते। करके बता रहा हूँ, नहीं आती इंग्लिश तब भी कामयाब वकील हो, समझ लें आप। तो आपको ये भी समझना है कि आप 7 जुलाई 1949 को क्या कहा उन्होंने कि जो एरिया, अब मैं आपको बोल देता हूँ, जो एरिया टाउन एरिया, नगर निगम, नगर पालिका, कंटोनमेंट एरिया के क्षेत्र में होता है ना, नगर पालिका यहाँ तक है, टाउन एरिया यहाँ तक है, जो कंटोनमेंट एरिया वो यहाँ तक है, जो इन के अंदर जमीन आएगी, बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट कर लें, जो जमीन इसके अंदर आएगी उस पर जेडे एप्लीकेबल नहीं हुआ। समझ गए। 7 जुलाई 1949 क्या है कि जो जमीन उस समय, वो आज मैं लाऊंगा क्या फर्क पड़ गया, जो आपको दुविधा पैदा कर रहा है वो मैं दूर करूंगा। 7 जुलाई 1949 को जो एरिया नगर निगम, टाउन एरिया, कंटोनमेंट, इस तरह जितने एरिया थे जो उस एरिया में थे, उसके अंदर जो कानून आया, जो उस पर जेडे एप्लीकेबल नहीं हुआ, उन्होंने इसमें कह दिया कि ये इस पर हम जेडे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो पहला मोटा मोटा क्या हुआ कि जो एरिया उस समय 7 जुलाई 1949 को नगर क्षेत्रों में था, नगर की सीमा के अंदर था, उस पर जेडे एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। तो जिसमें जेडे एप्लीकेबल नहीं हुआ वो एरिया मोटी डिस्ट्रिक्ट, मोटी डिस्ट्रिक्ट समझ लो, नॉन जेडे हो गया ना। उस एरिया पर जब जेडे एप्लीकेबल ही नहीं हुआ तो उसको नॉन जेडे कह लो। ये कह लो कि अविनाश से विनाश हुआ ही नहीं वहां के जमीन रहेगा। तो वो एरिया उन्होंने क्या कहा, एक देखिए बड़ा याद क्वेश्चन आ रहा है कि उन्होंने कोई नाप तोल नहीं हुई, समय क्या नाप तोल नहीं हुई, कह दिया कि जैसे देहरादून का समझ लो आप, धर्मपुर, अजयपुर एरिया तक और इधर बल्लू वाले तक, इधर इधर लाजपुर जो एरिया आ रहा, यहाँ तक नगर निगम आती थी। तो नगर निगम यहाँ तक आती थी तो उसके क्षेत्र के अंदर जब बैठे, पर ऐसा थोड़ा ना 1950 की बात हो रही है, उस समय तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड भी थी, सभी तरह की एग्रीकल्चर के लोगों की खेतियां भी हो रही थी, बहुत हो रही थी। तो क्या हुआ कि उस जमीन को सारी के सारी को आपने नॉन जेडे कर दिया, बाकी जमीन पे जेडे एप्लीकेबल। तो इतना मोटी बात तो समझ आई ना कि जो 7 जुलाई 1949 इस तारीख को ना भूलना कभी। अभी इसका महत्व जो है बहुत बढ़ेगा। अभी आपके सामने जो हमारी उत्तराखंड सरकार समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करके लोगों को भ्रम पैदा कर देते हैं, नगर पालिका में जेडे एप्लीकेबल नहीं है। आगे आपसे मेरे से सवाल पूछे जाते, मेरे और साथियों से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बातों आप जेडे एप्लीकेबल नहीं मिला, बिल्कुल गलत है, उसको मैं आज बता दूंगा, आपकी ये समस्या मैं हल कर दूंगा। अब आया देखिए 7 जुलाई 1949,
तो मोटा मोटा समझ लें कि वो जमीन जो 7 जुलाई 1949 को ग्रामीण क्षेत्र से बाहर थी, मोटा समझा। दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर थी उस पर जैके एप्लीकेबल हुआ। जो बाहर ग्रामीण क्षेत्र में थी उस पर तो जैके एप्लीकेबल हुआ। जो नगर क्षेत्रों में थी, टाउन एरिया, ग्रामीण टाउन वगैरह जो भी है, उस पर जैके एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो जैके नॉन जैके का मोटा सा रखा था पिछले कि मोटा मोटा ये। अब बात आती है, ये तो समस्या पैदा होगी। नगर निगम के अंदर 18 एकड़ जमीन थी जिसके अंदर खेतियां बनी, उसको कैसा हल करा जाए? आपने एक और जमींदारा सुना होगा, उसको कहते हैं अर्बन जैसे, तो 1956 का है। नोट कर दे क्योंकि आपको अभी किताबें मिलने वाली नहीं है जल्दी। 1956 के अंदर नगर क्षेत्र के अंदर, नगर क्षेत्र कौन सा है? जो 7 जुलाई 1949 को नगर पालिका के अंदर था। तो वहां पर जो एरिया अंदर था, अब उसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड भी है, लोगों की तो 100 बीघे जमीनें थी, बाकी एरिया उतना पड़ा। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई सारी जमीन को नॉन जैके कैसे कर दें, इसमें तो खेती भी हो रही है। तो कानून बना 1956 का, तो कहते हैं अर्बन जैके, या इसको कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बाहर ये जैके 1956 में लागू। ये एक्ट क्या कहता है हमारा है, इसका नाम भी जमींदारा, नगर क्षेत्र जमींदार अधिनियम 1956। इसके अंदर उन्होंने क्या करा कि एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के बाद एक तरह का डिमार्केशन है। क्या डिमार्केशन है? इसमें सेक्शन 8 है, सेक्शन एक डिमार्केशन अधिकारी की नियुक्ति होती है। देखिए, बहुत मेरे सीनियर साथियों को भी पता होगा कि इसको कहते हैं नॉन जैके में जैके। आप समझ लो जरा, जो नॉन जैके की जमीन है उसमें किस जमीन पर जैके एप्लीकेबल है। तो क्या हुआ कि डिमार्केशन अधिकारी नियुक्त हुए, सेक्शन 8 का, और उनका ड्यूटी क्या थी कि वो नापेंगे कि इस एरिया में खेती हो रही है। उसको कहते हैं यूए फार्म एग्रीकल्चर, जिसमें हो रही है उसका डिमार्केशन होता था। तो जितने में कृषि हो रही थी उसमें तो ये जैके एप्लीकेबल हो गया। जिसमें खेती हो ही नहीं रही थी, या थोड़ा खेती होने वाला भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा, जिसमें खेती नहीं हो रही थी, आबादी थी, आबादी के साथ जमीन जुड़ती है, दूसरी होकर क्लियर करूंगा। तो जिसमें खेती हो रही थी उसका डिमार्केशन करने के बाद 1956 के एक्ट के तहत उस पर भी जैके एप्लीकेबल कर दिया गया। और बाकी जो जमीन बची, अब फिर आ गया ना, दो हिस्सों में बढ़ गया ना। फिर जो नगर क्षेत्र के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जब उसका डिमार्केशन हो गया तो उस पर जैके एप्लीकेबल होता है, और बाकी जमीन नॉन जैके, जो आज भी नॉन जैके। अब ये तो बात आई मोटी मोटी। अब जैके एप्लीकेबल हुआ, मैं आज आपको एक बड़ी जो मैंने सीखी है बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा देहरादून के बारे में। हमारी सदस्यों, उसी दौरान एक 1945 में एक्ट आया, यूटिलाइजेशन एक्ट, उसको कहते हैं। एग्रीकल्चर में जो बेकार जमीनें पड़ी हैं, गवर्नमेंट ने कहा आप इसको खेती करो, लोग बढ़िया जमीनें के पट्टे लेने शुरू करते हैं। 1945 का एक्ट ये, इसी तहत में क्या हुआ कि जब लोगों को पता लग गया कि भाई अब तो ये 7 जुलाई 1949, 2 तारीख के बड़े महत्वपूर्ण है, एक 7 जुलाई 1949, एक 1948 को इसकी ड्राफ्टिंग हुई। 1949 में ये विधानसभा में चर्चा में आ गया। तो अब लोगों को पता लग गया इस जमींदारी विनाश अधिनियम के अंदर एक सेक्शन है 2, बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट कर लें, सेक्शन 2। देहरादून के अंदर मैं 4 आपको कंपनियों का नाम दूंगा, सोसाइटियों का। पहली अंगेरिया, नोट कर लें, भूल गए होंगे आगे सब। दूसरा है
आर्केडिया, जिसको आर्केडिया दून हाउसिंग जिसको कहते हैं, देहरादून में अगर कोई रह रहा है, वकालत कर रहा है तो आपको नाम सुने होंगे। तीसरा है भगवान दास एंड कंपनी। चौथी कंपनी है चंदनबाड़ी झाझा। ये 4 सोसाइटी कह लो, कंपनियां कह लो, गवर्नमेंट की ये स्कीम आई कि भाई ऐसा है, जो लोग हाउसिंग पर्पज के लिए या कोई नई योजना बनाकर करेंगे तो उनको गवर्नमेंट छूट देगी, उस पर जेके एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ नॉन जेके? सेक्शन 2 को पढ़ोगे तो नॉन जेके, उन्हें कहा इसमें जब जेके एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन जेके। इन कंपनियों ने हजारों एकड़ भूमि ये दिखाया कि इसमें हम हाउसिंग कॉलोनियां बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन से नक्शा तक पास है, देहरादून को स्विट्जरलैंड घोषित किया गया। स्विट्जरलैंड जिस तरह की सुविधाएं स्विट्जरलैंड में मिल रही हैं, वही सुविधाएं यहाँ देंगे। उन कंपनियों ने नक्शे पास कराए, सब कुछ कराया और गवर्नमेंट से छूट ले ली। क्या छूट ले ली कि इस एरिया के अंदर जो एरिया हमने लिया है, हजारों लिए, अब वो सारी नॉन जेके होगी, उस पर जेके एप्लीकेबल ना किया जाए, उस पर जमींदारा खात्मा ना किया जाए। उन्होंने जमींदारों से जमीनें खरीद ली, काश्तकारों से, जमींदारों से जमीनें खरीद ली, हजारों एकड़। आज भी जाओगे ना, अभी भी वहाँ आपको उसी घर का दिखेगा, पर मौके पर वो सब बदल गया। अब ये जो 4 कंपनियां थी, उन्होंने नक्शे बना लिए, सब कुछ हो गया। एक नोटिफिकेशन आता है, पहला नोटिफिकेशन आता है, अधिसूचना है पहली 7 जुलाई 1956। नोट कर लें, क्योंकि ये मिलने वाला नहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रेमचंद शर्मा आज आपको समझ लो कितने चीजों के ज्ञान हुआ वो आपको दे रहा हूँ। 7 जुलाई 1956 तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है, आप करो, आप इसको हाउसिंग कॉलोनियां बनाओ, कंपनियां बनाओ, आपको हम छूट देते हैं 6 साल के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण है, 6 साल के लिए अगर आपने इन हाउसिंग कंपनियों को या सोसाइटियों को बना लिया, चालू कर दिया, तो आपको जेके एप्लीकेबल नहीं होगा। आप चलाइए, हजारों आदमियों को जमीनें बिक गई, फिर बता दूंगा पर है कहाँ से जाएगी। हुआ क्या, जब 6 साल तक नहीं, ये देहरादून का है, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश का कानून बनता है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कानून बन जाता है। सबको छूट थी, चाहे देहरादून हो वो कहीं का हो, जहाँ जहाँ हाउसिंग कॉलोनियां बना दी गई वहाँ पर उसे नॉन जेके कर दिया, उनका जेके एप्लीकेबल। अब इनका क्या हुआ कि 6 साल तक इन्होंने नक्शे तो पास करा लिए, मौके पर कहीं सड़कें भी बन गई। आप पुराना कहेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो नक्शे भी बने हुए हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं, दिखा भी लगता है किलोमीटर के नक्शे हैं जिनके पास। अब 6 साल तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। 6 साल तक फिर हुआ तो गवर्नमेंट जागी और कहता शुरू हुई कि भाई इतने हजारों एकड़ जमीनें जो है आपने नॉन जेके बना रखा है, पर इसमें तो कोई कार्य नहीं होगा और लोगों को बिकती जा रही है जमीनें। तो क्या हुआ कि अब दूसरा देखिए, जब फाइलें यहाँ से बन के चली तो 1969, नोट कर लें, इसका तो मैं आपको संख्या भी बता दूंगा। इसकी संख्या है 400, विकल्पी संख्या 449, ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट के बाद 1, डैश का डैश 2001 201, डैश 3, ब्रैकेट में 3 69, इसका है 1969। क्या कानून बन गया गवर्नमेंट के अंदर? मैं उस गजट की झलक भी आपको दिखा सकता हूँ।
169। अब गवर्नमेंट ने कहा है तो बेवकूफ बना दिया। गवर्नमेंट ने वो 6 साल वाली जो उनको सैंक्शन दी थी, जिसको नॉन जेडे बना दिया गया खत्म, और सारी की सारी जमीनें राज्य सरकार ने नीड कर। और मैं अगर इसमें थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊं तो आपको पता लगेगा देहरादून में था, बाकी पूरे उत्तराखंड में लागू, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। थोड़ा सा इसका पढ़ लें आप। 1950 ईस्वी का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 धारा 4 की धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि 1 सितंबर 69 से जिला देहरादून के गांव आरकेरिया में चंद्रमणि स्टेट, जिसको कभी कभी चंद्रमणि स्टेट के नाम से भी विकसित किया गया, 700.30 एकड़ भूमि एलओएस ने समस्त क्षेत्र जिन पर दिनांक इतने को अधिसूचना इतने उत्तर प्रदेश व्यवस्था अधिनियम के बंद लागू किए गए थे, उत्तर प्रदेश में नीट होने और उक्त दिनांक के आराम से ऐसे समस्त आस्थान कहते हैं संपदा स्टेट, मैंने उसमें एग्रीकल्चर लैंड के नॉन एग्रीकल्चर, उक्त अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय सभी भागों से मुक्त होकर राज्य सरकार ने क्या उन्होंने कोई यहाँ क्वेश्चन कर रहा है। देखिए वो नॉन जेडे कांटों में भी चढ़ गई, 10 साल बाद हुआ था 69, कहाँ 57 की बात बताई मैंने, तो 12 साल हो गए, 12 साल में रिकार्डों में आ गया जो भी आया, सारी जमीन इसके एक चंद्रमणि का नाम आया पर यह है 4 चंद्रमणि जिससे मैं कह रहा हूँ, तो आज की तारीख में आज की तो ये आ गया। अब यहाँ क्या हुआ कि लोगों की जमीनें नॉन जेडे में दर्ज हो गई, आधा खाता नॉन जेडे में चल रहा है, आधा खाता चल रहा है जेडे में। क्यों? कुछ ऐसी जमीनें थी जो जमींदारों की खेती में थी, खुद कास्ट में थी, वो तो जेडे में आई। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत 6 साल की जिसमें अब तक छूट दी गई थी, वो आज भी उसमें नॉन जेडे में चल रही। उस नॉन जेडे की जमीन को जो स्टेट में वेस्ट करना था वो आज तक नहीं। ये गवर्नमेंट का मामला, आपको बता रहा हूँ, कानून को समझे। तो नॉन जेडे एरिया कैसे बढ़ता है, ये अपवाद है। अब देखिए इस अपवाद का फायदा उठाएंगे। क्या हुआ कि 169 1969 को जो ये आया, ये सारी जमीनें जो गवर्नमेंट ने अपने में ले ली, अब ये सारी कंपनियां खड़ी वह ऐसा कैसा होगा, अब थोड़ी देंगे जमीन को, साहब ने रीड कर दी इलाहाबाद। 3 कंपनियां महत्वपूर्ण जो में गई, चौथी कंपनी गई कौन, ये जो चंदनबाड़ी हैदराबादी, इन 3 कंपनियों ने हाई कोर्ट में रीड कर दी गई कि भैया ऐसा है कैसे ले लोगे आप, हमने तो उसमें यहाँ सड़कें बना रखी, नक्शा पास करा दिया, सब कुछ करा दिया। हुआ क्या, आरकेरिया अंगेलिया कंपनी को, अंगेलिया कंपनी ने वहाँ अच्छी वकील खड़े करे और कहा कि नहीं हमने तो देखिए सड़कें बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। अंगेलिया आपको बता दूँ कहा मसूरी जाते हुए कभी एक साइड में देखना हिल है, पूरा ऊपर प्लेन है, वो है अंगेलिया, मैंने स्विट्जरलैंड की जमीन है पूरी। तो आपने उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट के खिलाफ रिटेल होगी, रिटेल के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आज अंगेलिया को तो फायदा दे दिया। क्या फायदा दे दिया कि भाई आपने अग्रसर हो गया, काम करना शुरू कर दिया आपने, और बाकी 2 कंपनियों को हटा दिया कि नहीं आपने कुछ नहीं करा, आपकी जमीन बेच देगी। हुआ क्या, 2 कंपनियां जो है चंद्रमणि स्टेट जो नौकरी कहते हैं वो, और एक भगवान दास, ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चलेगी, अंगेलिया के खिलाफ सरकार चलेगी। ये सारी रूलिंग है जो मैं एक रुपये आज बता रहा हूँ। ये कल को पता नहीं केंद्र शर्मा रहे या हमारे दूसरे साथी रहे न रहे, तो आपको इसका ज्ञान बड़ा मत रोज सुनते पुराना ये निगरा अंगेलिया। हुआ क्या कि जब ये हो गया तो दोनों 3 रिटें भिड़ गई हाई सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही रिट हुई, उत्तर प्रदेश सरकार जागी, ये तो गड़बड़ हो रही है। जब इनका अग्रसर होना मतलब नक्शा पास हो गया, थोड़ी बहुत सड़कें बन गई, तो इसके अनुसार ही दे दिया जाएगा। तो अब देखिए सेक्शन 2C नया सेक्शन जुड़ा, नोट करना,
बड़ा महत्वपूर्ण है। 2C सेक्शन, जाके पढ़ने वाले सेक्शन 4 से शुरू करते हैं। ये 2 से लेके 3 तक बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कभी जाके तो क्या हुआ, 2C अमेंड करके क्या कर दिया गया कि जो नींव स्तर पर, आप मेरी बात समझे, जिस संस्था ने, जिस कंपनी ने, जिसने भी नींव स्तर तक खड़ी हुई है, निर्माण कर लिया है, उसको ही लाभ मिलेगा और किसी को नहीं अग्रसर होना कुछ नहीं है। हुआ क्या, 2 कंपनियां जो गई थी वो हार गई, इस पर गवर्नमेंट जीत गई, कानूनी अमेंड हो गया। ये अमेंड हुआ है 75-76 में अमेंड हुआ, जिससे ये हो गया। अब आप समझे, आज भी नॉन जेडे भी चल रहा है, वहाँ जेडे भी चल रहा है, समझ नहीं आया। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट सोचा हुई इसका किसी तरह प्रबंध कर देते हैं कि सारी जमीनें जो हमारे में वेस्ट हुई है इसको कैसे बचाया जाए। देखिए महत्वपूर्ण, कैसे बचाया जाए, तो गवर्नमेंट ने एक, हमारे यहाँ ये वन अधिनियम आता है, जुड़ा हुआ है राजस्व से जुड़ा हुआ है। कभी इसकी कैसे, अगर इसको ऐसे हमने छोड़ दिया लोग कब्जा कर देंगे, तो वन विभाग को सेक्शन 4 नोटिफिकेशन कर दिया 70 के अंदर, 70-71 के अंदर नोटिफिकेशन करके वन विभाग को दे दी गई सारी जमीन कि इसको आप वन विभाग में रिजर्व फॉरेस्ट की कार्रवाई शुरू करें। क्या होता है, जिस वन विभाग को दिया वही इसमें कब्जा करके बैठे उसके अधिकारी, छोटे मुकदमे आज तक चलते हुए, अंगेरिया के मुकदमे भी चल रहे हैं, डोनाउसी के भी चल रहे हैं। ये कानून मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे वो क्षेत्र जो 7 जुलाई 1949 को नगर क्षेत्र से बाहर था, उसके अंदर भी नॉन जेडे एप्लीकेबल हुआ। नॉन जेडे वहाँ पर भी 6 साल का दिया, बाद में आज तक के कटोरियों में दर्ज चला रहा है। तो ये भी नॉन जेडे। अब नॉन जेडे के अंदर कानून कम रहा है, वही कानून LRX की है, आपका 1939 का एक्ट भी है, बुलेट नियमावली भी है, ये सारे कानून नॉन जेडे में। पर फर्क है, मैंने शुरू से ही आपको बताया इसमें फर्क है। अब आया आपके पास आज की तारीख में जेडे के अंदर क्या समस्या आ रही है, सुनो। 100, अब आपने देखा कि हमारा उत्तराखंड राज्य बन गया। उत्तराखंड राज्य बनने पर क्या हुआ कि पहला ये 2003 के अंदर एक नोटिस आता है, अमेंडमेंट कहा जाता है कि 500 वर्ग मीटर से कम यहाँ बाहर वाला जमीन नहीं खरीदेगा, उसमें भी छूट है। सभाओं से मुझे भी इस समय बुलाया गया था, तो मैंने भी अमेंडमेंट दिए थे जो आज तक लागू है। सर उनको कैसे बदला गया मैं आपको बता देता हूँ। समस्या कहाँ पैदा हो, ये जितने कानून लागू हुए हैं, ये जितने कानून लागू हो रहे हैं, इसके अंदर आप प्रियम्बल पे आ जाओ। इसमें आप प्रियम्बल में आ जाओ, एक प्रियम्बल में एक शब्द जुड़ता है जो आपको समस्या पैदा कर रहा है। क्या जुड़ता है, लिखा का प्रियम्बल, पहला प्रियम्बल 7 जुलाई वाला आपको पढ़ के बताया। ये जितने अमेंडमेंट है इनका प्रियम्बल भी पढ़ देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, नहीं बताऊँगा। क्या लिखा है इसमें, संक्षिप्त नाम और विस्तार वाली और मुझे कानून क्या लिखा है इसमें, देखिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विधान भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अनुकूलक पालन 2001 संशोधन अधिनियम 2003 कराएगा। अब देखिए बड़ा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले, देखो आने वाले जो 7 जुलाई 1949 में है और इसके आगे का बड़ा और समय समय पर सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। क्या हुआ, जेडके नहीं बदला, 7 जुलाई 1949 आज भी लागू है। ये जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इसमें परेशानियां पैदा हो रही हैं।
यहाँ परेशानियां पैदा क्या होगी कि जितने संशोधन आ रहे हैं, ये तो सरकारें हैं, पैसा कमाना है, लोगों को देना है, तो भूमि माफिया उनको भी लाभ पहुंचाना है। इसमें मैं कहने में कोई दुराई नहीं, मेरे 2-3 इंटरव्यू देख के क्या हुआ, आने वाले समय पर भी जो क्षेत्र आ जाएगा उस पर भी अब बताइए, बताए तो आपको पता है, मुझे पता है कि कल मेरा गांव जो है वो नगर पालिका में आ जाएगा या कहीं और आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा उस पर कौन एक्ट नहीं, एक्ट तो आज भी एप्लीकेबल है। एक्ट उत्तराखंड के इंस्ट्रूमेंटों से 7 जुलाई 1949 वाले काम तो आज भी है, पर इससे क्या हुआ कि ये संशोधन जितने हो रहे हैं 250 वर्ग मीटर, या ये नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा, बाहर वाला नहीं खरीदेगा, अंदर वाला क्या खरीदेगा, ये जो संशोधन है इनके बारे में जितने संशोधन आए हैं सब में ये लिखा है। इसका असर समझ लें, 100 बार बना दिया आपने, पहले पूरा नगर अंदर का क्षेत्र आसपास के क्षेत्र बिकवा दिए, अब जब पैसा मिलना बंद हो गया तो 100 बार बना के एरिया बढ़ा दिया, अब वहां की जमीनें बिकवा दो। ये तो वही जमीन बिकवाने की बात, परेशानियां किसके आ रही, वकील के लिए। वकील क्या राय दे, क्लाइंट कहता है अरे वो वकील तो कह रहा है कि इसमें जगह एप्लीकेबल नहीं है, छूट है, मेरा जैसा कहेगा मेरी पाबंदी है। हमारे घर बैठे हैं नेगी जी, क्यों एक्ट में लिखा है, तो नेगी जी क्या कहेंगे कि भाई छूट है इसमें, तो किसना विरोधाभास हो गया ना। हम जानते हैं कि 7 जुलाई 1949 वाली बात नहीं बदली, पर नए संशोधन जो हो रहे हैं उसके लिए बात बदल गई। 100 बार आपने बढ़ा के 2 साल 3 साल पहले हजारों बीघे जमीनें बिकवा दी। अब दूसरा एक सेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण, 143 लक्ष्य चल रहे हैं। जब आपके एसडीएम मेरा इंटरव्यू सुना होगा आपने, हमें मिल जाना चाहिए 143, हमें मिल जाना चाहिए 143। क्या है वो 143? जहां नगर क्षेत्र से बाहर जमीनें हैं उसे कैसे बांट लिया जाए, कैसे कर लिया जाए। 143 क्या कहती है, 143 कहती है जो जमीन अकृषक आबादी कह लो, मोटे जो जमीन अकृषक हो जाएगी उस पर झंडे के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये भी दुविधा वाली है, 2 तरह की जमीन है। हुआ क्या कि लोगों ने 143 करा के जमीन बेचनी शुरू कर दी धड़ाधड़। उससे क्या हुआ, हमारे एसडीएम की कीमत बढ़ी। वो कहते हैं 2 बीघे जमीन ये तो 1 करोड़ की है, 50 लाख अनुमति मिलती है, ये तो आपकी अनुमति खारिज चल रहा है बड़े लंबे चौड़े। देखिए 2020 के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आया 143 के अंदर। पहले इसमें 2005-6 में आया कि जो भी 143 कराएगा उसका इन नए जो संशोधन कर रहे हैं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भले ही 143 करा लें, पर जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां यथावत रहेगी। ये 2006-7 का इसमें अमेंडमेंट है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। क्या लिखा है, मूल अधिनियम की धारा 143 की धारा इसमें पौष्टिक शब्दों में स्थान में इस धारा के उत्तरांचल राज्य में संशोधन। क्या लिखा, प्रभावी 15/1/4 से प्रभावी के लिए बंदों को छोड़कर शब्द अंत कोष्टक कर दी जाएगी। मैंने उस पर लागू नहीं होगा, पर हो रहा लागू, सहमति दे रही है। अब ये 2020 में आया तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे नए जो अधिवक्ता है वो बेचारे चाहे सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्रिमिनल में कर रहे हो, ये छोटा काम मानते हैं कि 143 करा देंगे तो हमें ठीक मिल जाएगी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब जब वो जाते हैं पटवारी से रिपोर्ट ला गई कैसे, पहले हजारों में होता था, लाखों में नहीं, करोड़ों में होता है वही काम। अब 2020 में गवर्नमेंट ने कहा यार ऐसे तो गवर्नमेंट में हल्ला मच रहा सरकारों में, पब्लिक नाराज हो रही है। 2020 में देखिए बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, तो लीजिए नोट कर लीजिए। क्या है उसमें उन्होंने कहा कि जो महायोजना बनी है, देखिए अब समझें, जो महायोजना बनी हुई है जो 25 तक लागू थी और 41 तक लागू होने जा रही है, इसके अंदर जिस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर दिखा दिया गया हो उसमें स्वतः ही
नॉन एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा, नॉन जेडे मान लिया जाएगा और 143 का डिक्लेरेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। वो 143 है, नहीं दिया ना आप। अब नगर का क्या करना, एसडीएम के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब लगा के तो हाथ अरे तो दुकान बंद हो रही, अब क्या करा जाए। 143 वाले बैठे हैं हमारे पुराने साथी, अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा 143 तो सिर्फ उस क्षेत्र के अंदर तो लागू नहीं है, बाहर तो लागू है। वहां उन्होंने क्या करना शुरू करा कि पाबंदी लगानी शुरू कर दी कि आप तो 143 का तो दिया जा रहा था, पर आप क्या करोगे, इसमें शर्तें लगा दी। वो शर्तें क्या लगा दी, यही जो मैं आपको पढ़ के सुनाई कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब वो लोग तो कह यार पैसे भी खा लिए, सब कुछ खा लिए, लाभ ले लेना, डिटे हुई हमारे साथियों ने डिटे करी, अलाउ नहीं। अब गवर्नमेंट तक फिर जब गवर्नमेंट ने एमएलए करके ये कर दिया है कि कोई 143 कराने की जरूरत नहीं है, जो अगर महायोजना के अंदर जो नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नहीं है, आपका आर शुरू है, आर फ्री है, व्यवसाय है, कुछ भी है, अगर वो एग्रीकल्चर से दूसरा प्रयोग दिखाया है तो आपको 143 कराने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट में अमेंड हो गया 2020, जब एक्ट में अमेंड हो गया तो क्या जरूरत पड़ी ना। उसके बाद भी इसमें पाबंदियां लगा दी, जाओ तो पैसा नहीं मिल रहा तो पाबंदी लगनी शुरू हो गई। देखिए मैं कल ही मुझे एक नया शासनादेश मिला तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन शायद आपको भी नॉलेज मिला। ये है 15 जुलाई 1936। चौदह जुलाई 26, कितने दिन पहला, 4-5 दिन पहला आ गया ना मेरे हाथ में है। हमारे गवर्नमेंट इस तरह के शासन आदेश जारी करती है और अपनी जेब में, ऑफिसरों की जेब में रखवा देती है, आम पब्लिक को जबकि मिलना चाहिए। अब इसके अंदर उस अमेंडमेंट को तो देखा नहीं। एक समस्या जो पैदा होगी, लोगों ने जाकर शिकायतें करी थी भाई आपने मुझे अनुमति नहीं दी, पैसा दिखा दिया, सब कुछ कह लिया, आप इस शर्तें क्यों लगा रहे हो, आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कह रहा है कि शर्तें गलत है। इसका हेडिंग क्या है देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी बिना भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यथाप्रवर की धारा 143 के अंतर्गत सशर्त आदेश जारी करने के संबंध में जो शासन होती है। देखिए आया तो किसी के हाथ में आया, ये नोटिफिकेशन आज तक किसी के हाथ में आया, 4 दिन हो गए, अखबार में छपा, किनके लिए, ऑफिसरों के लिए कि भैया हटा देते, सर हटा देते, लॉ कर। ये चीजें जो हैं, क्या ये इस तरह शासन चलेगा, क्या इस तरह पब्लिक को लूटा जाएगा? ये ऑर्डर उनके लिए, और कितने पेज का है ये, 1, 2, 3, 4 पेज का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर 143 के अंदर 167 जो शर्त लग रही है वो पूरे जायजे के नियम कानून सारे इसमें लगा दिए कि भाई सोच समझ के शर्त लगाना, शर्त लगाओगे 7 दिन के अंदर डिसाइड करना। ये आया एक, जबकि ये एक्ट के नंबर मेरे पे एक ही कॉपी है। अब आई बात, आपने समझ लिया, अब आप देखिए जरा नोट करिए। पहली बात क्या आ गया, मेरे भू राजस्व अधिनियम आपको समझाया। अब मैं आऊंगा दूसरे जहाँ जा रहा हूँ। भू राजस्व अधिनियम का अंदर 2 तरह के मैंने आपको बता दिए, मैंने जो बताया 2 तरह के, एक जेडे क्षेत्र का, एक नॉन जेडे क्षेत्र। काश्तकारी अधिनियम मैंने आपको बता दिया, वो आज भी एप्लीकेबल है किस क्षेत्र में, नॉन जेडे। ठीक है, इतने समझ में आ गई। मैं बाद में क्वेश्चन आपसे लूंगा। फिर है भूले नियमावली, ये पूरी लागू है, पर इसके अंदर मैंने आपको बताया जो सेक्शन ए लिख रहे हैं वो जेडे के हैं, जो बिना ए के लिख रहे हैं वो आपको नॉन जेडे के। अब आपके पास आया राजस्व न्यायालय नियम संग्रह। अब आप रेवेन्यू में करते हैं प्रैक्टिस,
सिविल में करते हैं प्रैक्टिस, क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं।